जीवों के अधिकार पर चर्चा हेतु खुला सत्र। हमारे साथ चर्चा करने के लिए और आदरणीय श्री पवन कुमार सर और दिनेश शेमवाल जी आ रहे हैं, तो मैं सादर निवेदन करती हूँ और मुख्य वक्ता को आमंत्रित करती हूँ इस योगाहार मंच पर। आदरणीय श्री पवन कुमार जी सर। जी जी, धन्यवाद रंजना जी। आज के मंच के सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की हमारी योग शिक्षिका इशिका जी, उनका भी बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छी तरह से आपने योग किया, आपने योग करके हमें किया। इसी प्रकार से करते रहिए, आसपास और भी इस तरह से आप अपना कार्य करते रहेंगे। मैं अनुरोध करना चाहूँगा रंजना जी से और मुन्नीलाल जी से, ये स्क्रीन शेयरिंग वाला ऑप्शन को जरा ओपन कर दें, क्योंकि अभी बंद है, तो हम अपना जो है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कर दिया सर, हो गया सर। जी जी जी, धन्यवाद। तो आज का जो है शुरू करने से पहले मैं एक शुरुआत में एक मिनट, मैं जी एक मिनट, हाँ, एक गाना जो है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इस बीच में, तो उसको मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद फिर हम अपने जो सूक्ष्म जीव हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और अपनी बात की जो संवाद है, हमने जैसा मैंने कहा कि हम चर्चा ज़्यादा करेंगे, तो ये गाना आजकल मेरे जहन में था। इसको मैंने गाया नहीं है, इसको बस मैंने इसका जो वीडियो है और इसका जो कंपोज करने का है उसको मैंने किया। तो आप भी इसको सुनिए और आनंद लीजिएगा। मैं प्ले कर रहा हूँ उसको। जी, आपको आशा है अच्छा लगा होगा ये वाला गीत। इसको अतिशय सुंदर। जी धन्यवाद। अब हम आज के विषय पर आते हैं और आज का विषय जैसा लिखा भी है, बताया भी है, ये हमारे हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं उस पर हमारा एक केंद्रित है। जो सूक्ष्म जीव हैं उस पर हम कई दिनों से बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर संतोष चौहान के साथ मिलके, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आगे हुई भी हैं कि हम कैसे इसको प्रैक्टिकली अपने खेतों में लगाएंगे। फार्म लैब बननी शुरू हो गई हैं, लेकिन फिर भी जो प्रश्न ये है कि जो काम हो रहा है अपने आप में बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी एक जो सूक्ष्म जीव हैं उनके मन में एक पीड़ा है, उनके मन में एक प्रश्न है,
उनके मन में आशंकाएं हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व अभी भी खतरे में है और खतरा बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं वो खतरा आगे बढ़ते जा रहा है, न केवल सूक्ष्म जीव के लिए बल्कि हमारे लिए भी, और हमारे साथ रहने वाले इस धरती के जितने भी अन्य प्राणी हैं उनके लिए भी ये खतरा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो अब चूंकि योगाहर में हम कई 3.5 वर्षों से हमारी चर्चा निरंतर जारी है, निरंतर हम इस चीज पर विचार कर रहे हैं कि हम सूक्ष्म जीव हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, बाकी हमारा अंतर संबंध क्या है। तो जब ये आवाज आई, प्रकृति की एक आवाज आई कि ये सूक्ष्म जीव की तरफ से, ये जो सूक्ष्म जीवों की जो दुनिया है जिसके बारे में हम केवल 1% भी नहीं जानते हैं, जैसा कि पूर्व में बताया भी है, डॉक्टर चौहान ने भी बताया है, चर्चा भी हमने की है। तो एक आवाज आ रही है, एक आवाज सबसे पहले जो, अब सूक्ष्म जीव की आवाज तो हमें सुनाई नहीं देती है, लेकिन सूक्ष्म जीवों की भी अपनी भाषा है, उनकी एक आवाज है, उनकी एक वॉइस है। वो जब आवाज आई तो वो परिवर्तित होकर के सबसे पहले वो योगाहार में सुनाई दी। वो योगाहार में जब सुनाई दी और उसको हमने सुना, और भी जगह पर उसको सुना होगा, और भी जगह पर आवाज आई होगी, लेकिन सबसे पहले जब योगाहार के सदस्यों के ऊपर आई तो वो पत्र के रूप में आई है, एक चिट्ठी के रूप में आई है। और ये जब चिट्ठी हम पढ़ेंगे अभी तो हमें समझ में आएगा कि उनकी पीड़ा क्या है, उनकी समस्या क्या है। क्या समस्या केवल मानव को ही है या समस्या और प्राणियों को भी है? क्या समस्या हमारे सूक्ष्म जीवों को भी है? और ये अगर पीड़ा है तो क्या है? इसको दूसरी तरफ से भी विचार किया गया। तो हमारी, जब मैंने पूर्व में कविता लिखी हुई थी उसमें उसमें सूक्ष्म जीवों का भी मैंने वर्णन किया है, और उसमें एक कई सारे शब्द हमारे प्रकृति पर आधारित है। उन सूक्ष्म उस शब्दों में प्रकृति की न्यायपालिका पर भी हमने एक शब्द डाल रखा है। कहीं पर आप जो किताब जिनको मिली है उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखेंगे प्रकृति की न्यायपालिका। तो प्रकृति की न्यायपालिका क्या है कि ये जो फैसला करती है, प्रकृति जो फैसला करती है उसकी न्यायपालिका है, और उसका भी एक स्वरूप है, और उसका भी हमें फल, और उसका जो भी न्याय होता है उसको हमें सुनना पड़ता है, और उसको फैसले पर हमें जो है, हमें जो भी निर्णय होता है उसके ऊपर हमें फिर हमें उसके अलावा हमारे पास कोई वो नहीं है कि हम उसको बात को नहीं सुने, उसको टाले नहीं। तो ये न्यायपालिका का एक के रूप में उनका प्रथम पत्र अभी हमारे पास आया है। इस पत्र को मैं पढ़ के अभी सुनाऊंगा, अनुरोध करूंगा दिनेश जी से कि वो उस पत्र को भी पढ़े, और उनकी जो पीड़ा है उसको हम लोग सुन करके उस पर हम कार्य करने का प्रयास करें। तो ये आज की हमारी रूपरेखा है, और इस रूपरेखा के साथ ही जो हमारा आज का जो सत्र है उसमें जो दूसरा हमारा कार्य है वो ये है कि हम इस पर जो एक संगीत मैंने पूर्व में भी जो गाना मैंने गाया था उसी पर ही आधारित एक सॉरी, अब मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा आपसे, और सबसे पहले हम इस गाने को भी सुन लेते हैं। और इस गाने में कई सारी चीज़ों का संदर्भ है, इसका आनंद लीजिए। जो हमारी फार्म लैब जो हमारे साथी बना रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से संदर्भित भी है, उसमें से कुछ इमेज उनसे भी ली गई हैं। तो ये इमेज मैंने ले रखी हैं और गाना के साथ इसको कंपोज करने का प्रयास मैंने किया हुआ है। तो आज की इस चीज को जब हम रखते हैं तो मैं इस गाने को भी अब शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और आप जी, अब ये शेयर हो गया होगा, शायद मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। जी हो गया सर, हो गया। दिख रही, हाँ हाँ जी। सरकार तुम्हारी से है, चमक ये धमक
जीवन की महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतना दिया प्रकृति ने हमको, उतनी अपनी औकात नहीं। इतनी दया माने की है, इतनी मुझ में कोई बात नहीं। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के वनहार हो तुम, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये धमक जीवन की महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जी, तो इस गाने के संदर्भ में, इस बैकग्राउंड में अब हम आगे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। और चर्चा को जारी करने से पहले मेरे सहयोगी दिनेश सेमवाल जी, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने 2 शब्द कहें, और उसके बाद हम पत्र पर आएंगे और उसके आगे की कार्रवाई पर करेंगे। तो आगे दिनेश जी आप अपनी बात रखिए, तब तक कि मैं अपनी स्क्रीन को भी शेयर कर लूंगा और अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जी, अवश्य सर। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आदरणीय सभी सदस्यों को नवरात्रि का समय चल रहा है। और जब हम माँ का स्मरण करते हैं, तो कहते हैं माँ के लिए तो इस चराचर संसार में सभी लोग, सभी जीव एक समान हैं। और जब आदरणीय पवन कुमार सर जब सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं, तो ये पूरी दुनिया की बात होती है। असल में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हमारे अस्तित्व के आधार हैं, ऐसे हमें अनुमान लगता है, जैसे आदरणीय आज की वार्ता को आगे बढ़ा रहे हैं। और कहा भी गया है कि सभी जीवों में ईश्वर रूपी जो परमात्मा है, वो प्राण हैं सभी जीवों के। और जब तक आदरणीय आज्ञा देते हैं मुझे अगले कदम का, तब तक मैं यही कहूँगा कि आप सभी को नवरात्रों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और इन नवरात्रों में हम मानव समाज के साथ-साथ हमेशा की तरह पशु-पक्षियों के अलावा उन महीन-महीन सूक्ष्म जीवों की तरफ भी आएँ और उन्हें जानें, उनको मानें। और जी सर, हमें ये स्क्रीन शेयर दिख रही है। जी, आपकी आगे जो भी होगी। जी दिनेश जी धन्यवाद। ये पत्र जो है हमारे पास आया है, योगाहार परिवार के सदस्यों के पास आया है। सूक्ष्म जीव संगठन जो कि पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, उसके प्रतिनिधियों के तरफ से आया है, मानव समुदाय के लिए आया है। और उन्होंने अपना विनम्र निवेदन किया है मानव जाति से कि कृपया उनके लिए आप क्या उनका करना है, क्या उनको परेशानियां हो रही हैं, उसके बारे में वो बताएंगे। और ये एक लोगो भी बीच में जो दिख रहा है, लोगो नहीं, उनका जो पत्रक है, पत्र का जो हर एक संस्था का एक लोगो होता है, उसमें मानव भी दिख रहे हैं, उसमें आपके बाकी जीव भी हैं, उसमें माइक्रोब्स भी हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं, और पूरा ब्रह्मांड उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस ब्रह्मांड के तरफ से जब ये पत्र पढ़ा जाएगा, तो मैं अनुरोध करूंगा दिनेश सेमवाल जी से कि इसको आप पढ़ें और इसके ऊपर आप अपनी बात भी कहें। जी दिनेश जी। जी आदरणीय, हम इस पत्र की तरफ आते हैं जिसका आपने संकेत दिया है कि ये पत्र सूक्ष्म जीवों की दुनिया से निकल के हमारे सामने एक इस फॉर्मेट में आया है। और
सूक्ष्म जीव संगठन जो अखिल ब्रह्मांड के सदस्य हैं और उनका ये संगठन है, ये हमें उस दिनांक को मिलता है जिसे कि हम अहिंसा दिवस के रूप में भी 2 अक्टूबर 2024 को ये प्राप्ति हुई है। और जैसे इसमें लिखा गया, पत्र में कहा गया है, प्रतिष्ठा में समस्त मानव समुदाय, विषय सूक्ष्म जीवों का अपने नैसर्गिक अधिकार हेतु मानव समुदाय के नाम पत्र। हे मनुष्य, आप धरती के सबसे बुद्धिमान और सभ्य प्राणी हैं। हमारा आपके साथ यह पहला संवाद है। हमें आपके साथ पत्राचार करने में प्रसन्नता हो रही है। हम बड़ी आशा और विश्वास के साथ समस्त सूक्ष्म जीवों की ओर से यह पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं और इस पत्र के माध्यम से सूक्ष्म जीवों के नैसर्गिक अधिकारों को बनाए रखने तथा उन सभी पर किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप न करने की याचना करते हैं। हम सूक्ष्म जीव मिट्टी, जंगल, पानी, पोखर, सागर सहित विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में रहते हैं। हम पारिस्थितिक तंत्र के छोटे घटक हैं, लेकिन दुनिया के जीवन चक्र में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम पोषण चक्र, मिट्टी की उर्वरता और जलवायु संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं। हमारी बहुत सारी प्रजातियां मानवीय गतिविधियों के कारण विनाश के कगार पर खड़ी हैं। कृषि रसायनों, कारखानों के जहरीले कचरे, युद्ध के विस्फोटकों के अलावा एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग ने भी हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। हमारी विविध प्रजातियों के नष्ट होने से पर्यावरण को क्षति होने के साथ धरती पर मानव समुदाय का अस्तित्व भी गंभीर संकट में आ सकता है। हे मानव, आप अपने अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के साथ ही सूक्ष्म जीवों के नैसर्गिक अधिकारों को भी मान्यता दें। अवांछित मानवीय गतिविधियों से हमारे अस्तित्व और अधिकारों के साथ आपके वजूद को भी गहरा खतरा है। अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया निम्नलिखित कदम उठाकर हमारे संरक्षण में योगदान दें। मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की रक्षा करने वाली जैविक और पुनर्योजी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दें। रासायनिक प्रदूषण और एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करें। सूक्ष्म जीवों के पारिस्थितिक तंत्र और उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर अनुसंधान शुरू करें। पर्यावरणीय समझौतों में सूक्ष्म जीवों को भी शामिल करें, जिससे उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। हमारे संरक्षण हेतु आप जल, जंगल, जमीन और कुल मिलाकर धरती के प्रति सदाचार का व्यवहार अपनाएं। सादर धन्यवाद। सूक्ष्म जीव संगठन, अखिल ब्रह्मांड, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, कवक, शैवाल सहित समस्त सूक्ष्म जीव संगठन। जी धन्यवाद सर। ये पत्र आप सभी के सम्मुख रहा और बाकी अगले भाग के लिए आदरणीय पवन सर के पास। जी धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर। जो भी इसके जो शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनको पूरे होने का काम आपने इतने सुंदर तरीके से किया है। ये पत्र केवल हमारे लिए एक प्राथमिक सूचना के लिए है। ये फर्स्ट प्राथमिक सूचना दी जाती है कि कुछ चीज़ घटित हो रही है। इसको FIR भी कह सकते हैं सूक्ष्म रूप से, और इसके बारे में हमें विचार करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलके इस पर विचार करेंगे और अपने अपने स्तर से इस पर काम करने का प्रयास करेंगे, कुछ अपनी बारे में चर्चा करेंगे और आगे इस पत्र के माध्यम से, और ये पत्र किसी का साइन नहीं किया हुआ है, किसी ने साइन नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये योगाहार के परिवार के सदस्यों के लिए आया है और इस तरह से हमें एक सूचना इसकी मिल रही है। अब आगे हमने क्या करना है, हम क्या कार्य करेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो इस
तरह से जब हम सोचते हैं और इसका कार्य के प्रति हम अपने आप को जागरूक करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे सदस्यों में भी एक इच्छा जाहिर होगी कि हम भी इस विषय पर आगे कार्य करें। इस विषय पर हमें कुछ कार्य करने की ज़रूरत है, किसके साथ हम कार्य करें। तो इस विषय पर जब कुछ चर्चा हुई थी तो यह महसूस हुआ कि हमें इस पत्र का भी पत्र के रूप में ही जवाब देना चाहिए। इस पत्र के रूप में और एक संकल्प के रूप में हमें अपना बात को चाहिए कि हमारा इसके प्रति जवाबदेही क्या है, हमारी अपनी तैयारी क्या है, या हमारी सोच क्या है, हम क्या सोचते हैं। जब हम इस विषय पर गहनता से अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, और हम सब लोग इस पर काम भी कर रहे हैं और हमें इसका फायदा भी हो रहा है, तो इस विषय पर अगर हम चर्चा करें और देखें, समझने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आपको कुछ और चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। तो अब मैं इसका जो रिस्पॉन्स है इसको मैं खोलूंगा भी और इसके साथ शेयर करूंगा, और मैं अनुरोध करूंगा दिनेश जी से कि वो इस विषय पर अपनी बात कहें। लेकिन मैं उससे पहले यह भी बताना चाहता हूं कि जो हमारे सूक्ष्म जीव के प्रति और विशेषकर हमारे मिट्टी का जिस प्रकार से डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी खराब हो रही है, उसमें यह है कि अगले 25 साल में, मैंने परसों भी इस बारे में कहा था, अगले 25 साल में 2050 तक के 50% हमारी कृषि योग्य भूमि वो साफ होने वाली है, मतलब वो खत्म होने वाली है, क्योंकि आपका मिट्टी का वो जो है इतना ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है, और मिट्टी का जो क्षरण है वो 40% तक ज़्यादा बढ़ने की संभावना लग रही है, और ऑर्गेनिक कार्बन आपका 30% कम हो रहा है। वो किससे कम हो रहा है? क्योंकि आप हो सकता है कि जैविक खेती कर रहे हो, प्राकृतिक खेती कर रहे हो, लेकिन बाकी दुनिया के लोग तो अपना जो है ना कार्बन छोड़ करके तापमान बढ़ाते जा रहे हैं, धरती का तापमान बढ़ते जा रहा है। तो भले ही आप जैविक खेती कर लें, भले ही आप प्राकृतिक खेती कर लें, लेकिन बढ़ते तापमान की वजह से जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो उड़ जाएगा। वो उसकी जो है आपको पानी ज्यादा देना पड़ेगा फसलों में, और इसका परिणाम ये होने वाला है कि 80% अफ्रीका की जमीनें जो हैं, कृषि योग्य जमीनें, वो और खराब हो जाएंगी। जो इतना अभी खराब हैं और खराब हो जाएंगे। एशिया में, यहाँ महाद्वीप में 60% भूमि जो है वो क्षारीय हो जाएगी, मतलब कि अल्कलाइन हो जाएगी। और इसी तरह से जितने भी महाद्वीप हैं वहां पर आपकी मिट्टी की जो स्थिति है, केवल हमारे कार्यों की वजह से और जलवायु परिवर्तन की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये बढ़ने वाला है, और ये मिट्टी की जो क्षमता है उसमें कमी आने वाली है। और इसका प्रभाव ये भी है कि 5 में से 1 लोग जो है उनको और ज्यादा भूख का सामना करना पड़ेगा, और इसका परिणाम समाज के लिए भी और मानव जाति के लिए भी बहुत ज्यादा घातक होने वाले हैं। तो इतना कह के मैं अब जो हमारा जो संकल्प पत्र है उसके तरफ मैं बढ़ना चाहता हूँ, और उसकी मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ सबसे पहले, और फिर उसके बाद मैं भी अनुरोध करूंगा दिनेश जी से कि वो भी इस पर अपनी टिप्पणी रखेंगे। तो मेरी स्क्रीन अभी शेयर हो रही होगी अब शायद, या तो मैं इसको जरा सी और बड़ा कर रहा हूँ। और ये सूक्ष्म की जीवों की सुरक्षा हेतु मानवीय संकल्प की कुछ शब्द पिरोए गए हैं। इसके लिए मैं अब अनुरोध भी करूंगा दिनेश जी से कि वो इस संकल्प पत्र को पढ़ें, लेकिन उसका पहला पैराग्राफ मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि पिछले जो चिट्ठी हमें आई है उसका रिस्पॉन्स पहले पैराग्राफ में है कि हमें यह बात स्वीकार्य है कि बुद्धि, वाणी तथा सामर्थ्य में अग्रणी होने के नाते धरती और उसकी जैव विविधता के संरक्षण के प्रति मानव समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी हमारे पूर्वजों ने सफलतापूर्वक निभाई है। आकार में सूक्ष्मतम जीवों के नैसर्गिक अधिकार भी मानव के ही समान है। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, पोषक तत्वों के प्रवाह चक्र और विघटन जैसी आवश्यक प्रक्रियाओं को संपन्न करने में सूक्ष्म जीव
धरती के अद्वितीय सहायक हैं। अतः मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति संकल्प पूर्वक अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है कि। दिनेश जी, अब आगे आप पढ़ाइए। जी, और जो मानव प्रतिबद्धता के साथ ये संकल्प दोहराता है कि मैं मिट्टी की संरचना को बिगाड़ने वाले, जल प्रणालियों को दूषित करने वाले, सूक्ष्म जीवों को हानि पहुंचाने वाले और कुल मिलाकर प्रकृति के चक्र को बाधित करने वाले किसी भी कार्य को नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। मैं लाभकारी सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले और प्रकृति के चक्र में असंतुलन पैदा करने वाले रसायनों, कीटनाशकों और एंटीबायोटिक्स का उपयोग नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। मैं मिट्टी और जल में सूक्ष्म जीवों की विविधता को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने वाली कृषि क्रियाओं के साथ अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का समर्थन करूंगी। सूक्ष्म जीवों की दुनिया जितनी अदृश्य है, उतनी ही शक्तिशाली भी। पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के महत्व को मैं आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाऊंगा या पहुंचाऊंगी। सूक्ष्म जीव सभी प्राणियों की भलाई का कार्य निरंतर करते रहते हैं। मैं उनके जीवन की रक्षा हेतु संवेदनशीलता के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगा और निभाऊंगी। इसमें दिनांक, हस्ताक्षर और नाम जो हम सभी मानवों के आने हैं। जी, आदरणीय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर। सब शब्दों को आप बहुत अच्छी तरह से पिरोते हैं, उनकी बातों को, गहराइयों को, उनको साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका लिए आपका अभिनंदन है। तो इस दो चीज़ों के साथ अब हमारी आज की जो चर्चा है वो खुलेगी और सबकी प्रतिक्रियाओं को आगे हम लेने का प्रयास करेंगे। और इसकी बात के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम प्रकृति के जो मानव अधिकार हैं, प्रकृति के जो अधिकार हैं, हम तो वैसे मानव अधिकार की ही बातचीत करते हैं और उसी में ही अपने आप को खो जाते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो गया। लेकिन जो बाकी प्राणियों के अधिकारों का हमने हनन किया है, उसके प्रति किसकी जवाबदेही है, उसके प्रति किसकी संवेदनशीलता है, उसके लिए हम लोग व्यक्तिगत रूप से क्या काम कर रहे हैं, उसके लिए हम अपने जनप्रतिनिधियों और अपने जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके साथ क्या संवाद कर रहे हैं, उनको हम क्या संदेश दे रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए आज की जो चर्चा है इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। और मुझे लगता है, मुझे आशा है कि आपको आज की जो हमारी प्रस्तुति है, आज का जो विषय है, आज के लिए जो विचार आए हैं, आज के जो संगीत बना हुआ है, उसका मैंने YouTube लिंक अभी डाल दिया है। आप चैट बॉक्स में आप उसको भी देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और इस बात को भी आगे फैलाइएगा कि हम अपनी चीज़ों को, अपने को सुरक्षित करने के साथ साथ जब तक कि हम दूसरों को सुरक्षित नहीं करेंगे और तब तक कि हम हमारे बाकी प्राणियों को हम सुरक्षित नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन का ताना बाना भी ढीला होते जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैसा आज हमने चर्चा भी की है, जैसा बहुत दिनों से हमारी फार्म लैब की क्लासेस में भी चल रही है। तो ये ताना बाना को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी है। अभी ये पहला समन हमारे पास आया है, न्यायपालिका का समन हम मान लें। जब भी ये समन आता है तो हमें लगता है कि अब तो ये आगे बात पहुंच गई है, बात आगे पहुंच गई है, बिल्कुल बात आगे पहुंच गई है। हम ऐसी स्थिति में खड़े हैं जहां पर हम चौराहे में लाल बत्ती लगी हुई है, उस लाल बत्ती को हम क्रॉस करना चाह रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन लाल बत्ती जब होती है तो उससे आपको एक्सीडेंट होने का, आपको नुकसान होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाती हैं। तो हम लाल बत्ती को देखते हुए संभलने का प्रयास करें, रुकने का प्रयास करें। अपना जो हम बहुत ज़्यादा संसाधनों का दोहन करते जा रहे हैं, किसी भी रूप में प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी हमारे जीवन में ये सब समस्याओं का अंबार धीरे धीरे खड़ा होने वाला है। तो ये पहला पत्र अभी आया है, हो सकता है आने वाले दिनों पर और ज़्यादा पत्र आए, आने वाले समय पर इसके बारे में और ज़्यादा विनाश हमें देखने को मिले। ये विनाश हमें देखने को कम मिले या उसके प्रति हम जरा सी सहज जाएं
क्योंकि विनाश की कुछ चीजें तो हमें भी छुएंगी, हम अछूते नहीं रह सकते हैं। ऐसा आगे भविष्य की स्थिति, अभी वर्तमान स्थिति को देख के ऐसा अंदेशा आ रहा है कि चाहे हम अपने स्तर से भी काम कर लें, मैं सोच लूं कि मैं सुरक्षित हूं और बाकी दुनिया तो अपना खुद देखे, ऐसा अब आज की परिस्थिति में नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा चेतने का, हमें समझने का, इस चीज महत्वपूर्ण चीज को समझने का समय अब आ गया है, मेच्योर हो गया है। तो अभी भी अगर हम नहीं चेते और अपने साथ अगर हमने दूसरे को नहीं चेताया, तो हमारी संख्या तो उतनी ही सीमित रहेगी। हम सीमित में रहते हुए भी बाकी चीजें हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। और इसको मैं केवल सूक्ष्म जीव ही नहीं, बाकी परिप्रेक्ष्य में भी कहना चाह रहा हूँ कि जो अच्छी चीजें हैं, अगर उसको हमने फैलाया नहीं तो खराब चीजें हमारे ऊपर हावी होंगी। ऐसा नहीं होने दें। इसी विनम्र निवेदन के साथ मैं अब मंच को आगे खोलना चाह रहा हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे साथी मुनीलाल जी, रंजना जी मंच के आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कष्ट करें और सबसे इसमें फीडबैक भी लें और सबके विचार भी लेते हुए आगे बढ़ें। जी धन्यवाद। ओम नमस्कार। जी मेरी आवाज आ रही है दिनेश जी? अगर कुछ छूट गया है और कुछ जोड़ना चाहते हैं आप जोड़िएगा। हाँ जी, मैं आपसे ही ये जोड़ना चाहूँगा कि ये सामान्यतः हमने मनुष्य में, देश में और देश और दुनिया के दूसरे भागों में अभी तक समझौते और लड़ाइयाँ देखी हैं। अस्तित्व की लड़ाई और अधिकारों की लड़ाई देखी है। लेकिन ये पहली बार वैसे होता आया है, अदृश्य रूप से हम समझ नहीं पाए, लेकिन ये एक पत्र के रूप में और जिस भी माध्यम से आपको ये पत्र प्राप्त हुआ होगा, सूक्ष्म, असूक्ष्म और विवेक या प्रज्ञा के माध्यम से, यह संवेदनशीलता आपके पास आई और इस संवेदनशीलता को स्वीकार वही व्यक्ति कर सकते हैं जो उतने संवेदनशील हों और ये आपके माध्यम से इस योगाहार के मंच पे आए और ये योगाहार का मंच भी उतना ही संवेदनशील है और उस बात का अधिकारी है कि हम जीवों, मनुष्यों और सूक्ष्म जीवों और पूरी धरती को समझ सकें, ये बड़ी बात है। तो ये एक द्विपक्षीय वार्ता है, ये महत्वपूर्ण वार्ता है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय आपको कि आपके पास जिन भी माध्यमों से ये पत्र प्राप्त हुआ होगा और ये पत्र एक संवेदना और एक विचार के रूप में प्राप्त हुआ होगा, तो वो माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये माध्यम जिस पर इस पत्र का वांचन हो रहा है और जिसमें प्रतिक्रिया और मानव का जो रिस्पॉन्स आने वाला है, आया है, वो भी महत्वपूर्ण है और मैं तो यही कहूँगा जी, अगर आदरणीय रंजना दीदी या आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब हमें सुन रहे हों तो जी आगे की जी धन्यवाद आदरणीय श्री पवन कुमार सर और आदरणीय श्री दिनेश चंद्र शेमवाजी भाई साहब का, कि जो इतना महत्वपूर्ण जो सूक्ष्म जीव का हमारे जीवन में और ही सृष्टि पर सूक्ष्म जीव का कितना महत्व है और अपने हेतु मानव का जो पत्र हमारे सदन में आया है, आज हम उस पर विचार विमर्श और अपनी प्रतिक्रिया एक्शन में हम इस पर क्या कर सकते हैं, अपने अनुभव, अपने विचार हमारे सदन में आप अपने हैंड राइज करिए और मैं आपके पास आ रही हूँ। तो मैं आज के महत्वपूर्ण विषय पर सबसे पहले आदरणीय श्री रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब का हैंड राइज है, आपका स्वागत है जी। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और ये जो पत्र पढ़ा गया सूक्ष्म जीवों की ओर से और मानव की तरफ से जो उत्तर दिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे योगाहार में इनकी चर्चा बहुत पहले से, जब आदरणीय
सूक्ष्म जीवों के संबंध में जब हम पूना गए, वहाँ पर इनके संबंध में जानकारी ली, और मालू जी की पाठशाला, इन दो माध्यम से, और बीच में टीसीबीटी जो ताराचंद बेलजी जी जो है, वो भी इन सूक्ष्म जीवों के हमारे योगाहार में उन्होंने चर्चा की, और उस चर्चा के माध्यम से हमारा ध्यान सूक्ष्म जीवों की ओर गया, और सूक्ष्म जीव हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं ये बात धीरे धीरे हम लोगों की समझ बढ़ी। पहले हम सूक्ष्म जीव को कुछ समझते ही नहीं थे, ये सूक्ष्म जीव भी है और उनका हमारे जीवन में कुछ महत्व है। इस बात को हमें योगाहार के माध्यम से हमने समझा, और फिर उस पर धीरे धीरे जो हमसे संभव हो सका वो काम हमने शुरू किया। हमारे साथियों ने सबसे पहले जो नरवाई में आग लगाते थे, उन नरवाई में आग लगाना बंद की, जिसके हमारे नर्मदापुरम के बहुत उदाहरण हैं। आदरणीय शरद भैया, राकेश गौर जी, मैं स्वयं और तुलाराम पटेल, अन्य अन्य लोग जो भी इससे जुड़े रहे हैं, सब ने अपने खेत में पहले आग लगाना बंद किया। इसके बाद अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो ट्राइकोडर्मा और दूसरे जो सूक्ष्म जीव है, जैसा कि आदरणीय चौहान साहब कहते हैं कि अभी हम 1% को ही नहीं जान पाए हैं। एक गाय के उसमें लगभग पाँच क्या कितने हजार करोड़ जीव होते हैं, उनमें से कुल 12-15 जीवों को ही हम चिन्हित कर पाए हैं। तो इस तरह से ये जो सूक्ष्म जीवों की दुनिया है, उस दुनिया को समझने के लिए अभी मानव को और भी बहुत मेहनत करनी होगी, और भी खोज करनी होगी, और जैसे जैसे ये सूक्ष्म जीव अस्तित्व में जानकारी में आते जाएंगे, उस तरह से हम लोगों का ज्ञान भी बढ़ेगा। पर जो चिंता जाहिर की गई है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापक्रम बढ़ने से सूक्ष्म जीव, जब जमीन ही खराब होगी तो सूक्ष्म जीव उसमें कैसे निवास करेंगे, इस पर हमें सोचना है। और कुछ जो एक्शन हम कर सकते हैं उन पर हमें चर्चा कर कुछ एक्शन के संबंध में भी बात करनी चाहिए। जी धन्यवाद। अतिशय सुंदर के हमारे योगाहार मंच पर हम जैसे योगाहार कार्यक्रम शुरू हुआ और हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे कि आपने आज अनुभव बताए, लोग आग लगा देते थे और फिर खेती में, तो फिर और भी आपने 1-2 अनुभव अपने बताए, और भी आप इसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा पर भी आपने अच्छे से बताया। तो और भी हमें क्या जिम्मेदारी है करनी है इस प्रकृति के उपरोक्त, तो मैं आगे सबसे पहले आदरणीय भुवनेश्वर राय जी से आमंत्रित करती हूँ। भुवनेश्वर राय जी, आपका स्वागत है सर। जी जी आदरणीय बहन, इस योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय पवन सर और दिनेश सर का बहुत बहुत अभिनंदन कि आप आज ऐसे चैप्टर का शुरुआत किए हैं, शुरुआत किया जिस पर चर्चा कर रहे हैं सूक्ष्म जीव के बारे में। इसके महत्व को हम लोग सभी लोग देख रहे हैं और जानते भी हैं कि कोई ऐसा फील्ड नहीं है, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे कोई डेड बॉडी कहीं पड़ी जाती है या कहीं कोई मृत चीज पड़ा होता है, उसको भी डिकम्पोज करने के लिए हमारे सूक्ष्म जीव पर्याप्त काम करते हैं। हमारे खाद्य पदार्थों में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा रोल है। बायो फर्टिलाइजर के क्षेत्र में आप लोग देख ही रहे हैं। कहने का मतलब कि हमारे सूक्ष्म जीवों का हर क्षेत्र में, हर जगह उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर ये इनकी साइकिल खत्म हो जाए तो शायद बहुत बड़ा प्रॉब्लम भविष्य में आने वाला है, और इसी पर आज चर्चा भी हो रहा है
कि हम कैसे इसको मेंटेन कर सकें। मेंटेन करने के लिए जितना भी हो सकता है हम उसके बारे में अध्ययन करें, और जो भी इसके बारे में हम काम कर सकते हैं काम हम कर भी रहे हैं। लेकिन फिर भी जितना भी अवेयरनेस हो सकता है, जितना भी हम इसको आगे ले जा सकते हैं, उतना हम इसको करें। आज मैं ये देख रहा हूं कि हम लोग चर्चा करते हैं तो लगता है कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फील्ड में जब जाइए आप, अब आज की डेट में जितनी भी केमिकल कंपनियां, जो बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर की कंपनियां थी, हैं इस समय, उनका मार्केटिंग का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, और वो बैठे बैठे उनका इतना अच्छा नेटवर्क होता है कि बैठे बैठे और अपने महत्वपूर्ण डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, रिटेलर के माध्यम से वो बड़े हर चीज बेच लेते हैं। क्योंकि किसानों के पास जाने वाले लोग कम हैं, किसान दुकानों पर आते हैं और वो जो चीज वो समझाते हैं वो समझ जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि रैक के रैक, जहां मैं रहता हूं, कई रैक केवल जैविक खाद, जो पहले जैविक खाद बेचते थे ऑर्गेनिक कंपनी वाले लोग, वो आज केमिकल कंपनी वाले लोग बेच रहे हैं, प्रोम बेच रहे हैं। और जैविक खाद के रूप में सिटी कंपोस्ट इस समय बन के आ रहा है, जगह जगह वो उसकी फैक्ट्री पड़ गई है, और वो उसको बना बना करके अपना बेच रहे हैं, दे रहे हैं। सिटी कंपोस्ट हो गया, प्रोम हो गया, पीडीएम के माध्यम से गन्ना का जो फ्रेश बड है उसके से जो पोटास बनाए जा रहे हैं मोलासेस से, तो ये सारी चीजें। उसके बाद बायो फर्टिलाइजर भी वो लोग बेचना शुरू कर दिए। माने उनको जो लग रहा है, जहां जहां अवेयरनेस हो रहा है, और जो ही उनको क्षेत्र में लग रहा है कि इस चीज की धीरे धीरे डिमांड आना शुरू हो गया, तो वो अपना बेचना शुरू हो गया कर रहे हैं। कहने का मतलब कि वो बिल्कुल अब जितनी भी कंपनियां हैं वो केवल केमिकल पर आधारित नहीं है, बल्कि केमिकल प्लस बायो दोनों बेचना शुरू कर दिए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, और मुझे लगता है कि इसी तरह से जब लोग धीरे धीरे करके इसको अपनाएंगे और केमिकल को कम करेंगे, फिर ये जितनी भी चीजें हैं वो जमीन के अंदर जाएंगी, हमारे सूक्ष्म जीवों के लिए बहुत बड़ा ताकत होगा, और वो हर फील्ड में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। हमारी जमीन अच्छी होगी, फिर जो अनाज पैदा होगा वो भी बहुत ठीक ठाक होगा, और उसको हम खाएंगे। इसी तरह से हम और भी अपना जो भी कार्बन उत्सर्जन की बात है, या जो भी जिससे बिजली का ज्यादा हम प्रयोग करना, वायुमंडल का ये ग्लोबल वार्मिंग की जो बात है उससे भी जो प्रभावित हो रहा है, उसमें भी हम क्या क्या योगदान दे सकते हैं। जितना भी हो सके हम अपने स्तर से लोगों को अवेयरनेस करें, और अपने ही खुद शुरुआत करें। कभी कभी हम खुद घर में बैठ करके दिन रात पंखा चलाते रहते हैं, एसी चलाते रहते हैं, जबकि बहुत ऐसे समय होते हैं कि अगर हम चाहें तो उसको बंद करके हम अपना काम कर सकते हैं। सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, कुछ ऐसे भी मौके हैं। उसी तरह से फ्रीज है, उसको भी कुछ टाइम बंद करके हम अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जहां जहां भी जितना भी कंट्रोल हो सकता है उसको करें, और जीवों के लिए जितना भी हम उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जी आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण आपका आज का मार्गदर्शन सदन में मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे आदरणीय हमारे साथ जुड़े रवि आदित्य सर
बहुत दिनों के बाद हमारे सदन में आई है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय रवि आदित्य सर के पास पहुंचती हूँ। जी आदरणीय। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद रंजन जी। और आज का जो विषय था, कल जब आपने इसे साझा किया तो कभी मुझे लगा कि आदरणीय पवन सर का और दिनेश जी का जो वक्तव्य होने वाला था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में, जैसे अभी भुवनेश्वर जी भी चर्चा कर रहे थे, दैनिक दिनचर्या में हम लोगों के साथ सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, उसको महसूस करते हैं कि हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वातावरण की, या भोजन प्रणाली है, जो हमारी जो मेटाबॉलिज्म का जो फंक्शन, जो चयापचय का फंक्शन होता है, एक-एक चीज़ को अगर आप देखें, वो शायद अगर हम लोग जहाँ पे कि कैसे छोटे-छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं, उनकी भूमिका क्या होती है, तो हम लोग उसको महसूस नहीं करते, हम लोग उसका उपयोग ज़रूर करते हैं। लेकिन जब ये एक लर्निंग में जाती है, जब आप उसको सीखने के लिए देखेंगे, जब जानेंगे कि कैसे हम उसके रख-रखाव पे, उसके बचाव से ये एक मानव का, एक इंसान का, या खुद की जीवन जो है उसमें सुरक्षित रह सकती है। अब एक सिस्टम जो होता है कि हम लोग अगर एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को अगर हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो इकोलॉजी जो है हमारे पाचन तंत्र को भी डिस्टर्ब कर रहा है, वो हमारे भूजल को भी डिस्टर्ब कर रहा है, सारे सिस्टम को वो डिस्टर्ब करता है। लेकिन जैसे अभी उनका कहना भी था कि हम लोग अपनी सुविधाओं के लिए शॉर्टकट्स में, कि अगर आपको पुराने की जगह ज़्यादा उपज के लिए अगर हम लोग उसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर का हम लोग उपयोग करते चले गए, और जो आज के समय में जब जिस चीज़ पे जोर हो रही है कि आप लोग कैसे जो ईंधन है, जो हम लोग फ्यूल के लिए, अब जैसे सरकार भी इस पे आ रही है कि आप लोग बायो फर्टिलाइजर पे, इथेनॉल बेस्ड पे आप वर्क कीजिए, कि कैसे-कैसे आप उसका कैसे आप संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन लाइफ के ऊपर में है, सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। आज स्वास्थ्य सबकी इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि पहले की अपेक्षा, मतलब ज़्यादा नहीं कहूँगा, मगर मैं अपने ही क्षेत्र बिहार में देख रहा हूँ, तो वो पटना जैसे शहर में, मेरे मुजफ्फरपुर जैसे शहर में हॉस्पिटल्स की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको 100 मीटर के रेंज में आपको बहुत चमकदार एक हॉस्पिटल दिख जाएगा। यानी कि हमारा स्वास्थ्य पे हमारा खुद का भरोसा नहीं है कि हम जो खा रहे हैं वो हमसे पच रहा है कि नहीं पच रहा है। टीवी पर प्रचार के लिए झंडू पंचारिस्ट आपको दिखेगी, लेकिन क्या स्वयं का जो स्वास्थ्य है, जो एक सिस्टम जो ईश्वर की तरफ से हमें मिला है, वो एकदम रूट कॉज़ से होता है कि भाई मिट्टी में हमने क्या डाला, क्या बोआ, तो उसमें एक पूरे सिस्टम का जो अगर हम बचाव करते हैं, और वहाँ पे जो सूक्ष्म जीव की जो भूमिका है, वो बच्चों को के साथ भी कोर्स में तो है बस, लेकिन बच्चे उसको एक 9-10 तक वो पढ़ने तक ही रख पाते हैं। पेरेंट्स के बाद में देखिए, अभी जो कई बार ये चर्चा का विषय रहा कि भाई जो हम लोग का 2-3 सिस्टम में, जो भारत में आज के समय में जो शिक्षा पद्धति है, क्या उसका वास्तविक उपयोग कहाँ पे हो रहा है? अगर हम लोग वास्तविक उपयोग, ऐसा उटपटांग है, जिस बच्चे को साइंस की इच्छा है, जिस बच्चे को आर्ट्स की इच्छा है, खुद मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताता हूँ, तो मेरी जो शैक्षणिक योग्यता है, वो रसायन शास्त्र की है, केमिस्ट्री की है, लेकिन मेरी खुद की रुचि जो थी साथ-साथ में पैरेलली हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रही, तो मैं खुद से उसको मैं पढ़ता रहा। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि क्या उपयोगिता जो होती है बच्चों की, कि एक लर्निंग जो होती है, सामाजिक उपयोगिता, कि आप उससे खुद के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। तो ये जॉब ओरिएंटेड जो आप कहते हैं ना, स्लेव सिस्टम, कि हम लोग को एक नौकरी करनी है, तो उस पैटर्न पे ढकेलता है। तो ठीक उसी तरह से ये पैटर्न एक ऐसा है जो हम लोग को बेसिक चीज़ से दूर भगाता है बच्चों को, एक आम इंसान को। तो शिक्षा में एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम लोग को ये चीज़ एकदम डालनी चाहिए कि किसका क्या रोल है एक आम जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य में जो मुख्य रूप से आधारित है हमारे भोजन पे, हमारे भूजल पे, तभी इस चीज़ को हम लोग सुधार सकते हैं इन फ्यूचर भी। क्योंकि अगर वो चीज़ शिक्षा में शामिल होती चली जाए, डिस्कशन में शामिल होती चली जाए, क्योंकि बच्चों को डे टू डे लाइफ में अगर आप ये चीज़ को देखिए, हम लोग रोटी खा रहे हैं, हम लोग पनीर की सब्जी बन जा रही है, तो बच्चों को कि कैसे इसमें एक सूक्ष्म जीव की भूमिका क्या होती है, दही का विघटन होता है, दूध से दही बनता है, तो क्या हम लोग की चर्चा में बच्चों को डिस्कशन में बताएं कि देखो इसमें ये चीज होता है, क्या किसी कार्बनिक पदार्थों का विघटन के आधार पे किसी चीज में कैसे वो कार्य करते हैं। तो ये क्या होता है ना कि बच्चे अगर इस चीज को एकदम फ्रिक्वेंटली अगर अपने में लेके चले जाएं, और साथ साथ में किसानों के साथ भी, क्योंकि अगर उनको ये चीज फील होता रहे मन में कि हमारे द्वारा उपयोग की गई जितनी भी चीजें हैं उसका साइड इफेक्ट्स क्या हो रहा है, साइड इफेक्ट्स वो देख रहे हैं। दो चीजें चली आती हैं कि वो साइड इफेक्ट्स देखते हैं, लेकिन उसके इफेक्ट के अलावा उनकी एक मजबूरी हो जाती है कि हमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दिख पाता है।
उस सब्स्टिट्यूट से हम हटाएं और उससे पूर्ण रूप से हम सुरक्षित करें, क्योंकि सब कुछ तो वही है। हम लोगों ने अभी जो कृषि शक्ति वाले एक चैप्टर भी हम लोग की थी परिस्थितिकी तंत्र को लेकर के, इकोलॉजिकल सिस्टम पे, तो कैसे वो साइकिल वर्क करता है। और ये फैक्ट है कि जो अभी रिसेंटली इसी 2 महीने पहले एक पटना के समाचार पत्र में आया कि माता के दूध में भी आर्सेनिक पाया जा रहा है। तो आप सोचिए कि वो कैसे जा रहा है, क्योंकि माँ जो खा रही है वही अपने बच्चों को वो दे रही है, और माँ वो दूध कहाँ से दे रही है, तो मदर जो फीड कर रही है, जो वो बच्चा वो इनहेल कर रहा है, और वो क्या इनहेल कर रहा है, जो उपज हो रही है। इस सिस्टम ऐसा खराब हो चुका है कि इसमें हम लोगों को जो हमारे साथ ईश्वर की तरफ से जो सूक्ष्म जीव हैं, जो हमारे लिए एकदम हेल्पिंग है, जो मदद करते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र में मदद करते हैं, हमारे लाइफ साइकिल को बढ़ाते हैं, उनके रख रखाव की बहुत बहुत आवश्यकता है। और इसके लिए आदरणीय पवन सर और आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि इसको चर्चा में लाना बहुत ही अति आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोग। जी धन्यवाद आदरणीय रवि आदित्य सर, बहुत सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण। बहुत दिनों के बाद आज आपकी आवाज सुनी। तो जी मैं आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी नागपुर से मैं आपको सादर निवेदन के साथ आमंत्रित करती हूँ। सदन को नमन। आज बहुत अच्छी चर्चा चल रही है सूक्ष्म जीवों के ऊपर। मैं इस पर थोड़ा सा अपना अनुभव जो मैं किसानों के साथ काम कर रहा हूँ वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग बहुत सारा बायो एंजाइम और बायो पेस्टिसाइड और बायो की बातें कर रहे हैं। उनमें एक बहुत ही सरल और सहज बनने वाली जो किसानों के खेत में आराम से बनता है, जिसको बायो एंजाइम कहते हैं, टीसीबीटी में उसको जैव रसायन कहते हैं। उनका प्रभाव खेत पर इतना विचित्र है, जैसे आपके खेत में जो भी उत्पाद आते हैं उनके बायो एंजाइम्स बना सकते हैं। सिर्फ ये है कि पहले उसकी जानकारी थोड़ी सी लेनी पड़ेगी कि किस किस चीज़ों की, आपके बगीचे की, आपके फसल की, इनकी बायो एंजाइम्स बनते हैं और उनका प्रयोग किस स्तर पर होता है। सूक्ष्म जीव तो बहुत ही विचित्र हैं और उनकी कार्य क्षमता इतनी विचित्र है, सघन है, कि हम लोग खेती में विशेष रूप से और मानव जीवन में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये जो जैव रसायन है ये कुछ भी नहीं है, इसमें पानी है और कोई एक फल ले लीजिए, मीठा फल या खट्टा फल, जो भी सीजन में सस्ता मिलता है, या फिर बहुत सारे जैसे नीम के निबोली होती हैं, या फिर आक के पत्ते होते हैं, इनके जैव रसायन का बहुत ही अद्भुत परिणाम खेती में मिल रहा है। हम लोग जैसा फार्म लैब के ऊपर काम कर रहे हैं, ये भी एक छोटा सा फार्म लैब है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं लगती है, उसके लिए मात्र एक ड्रम चाहिए जो एयर टाइट हो, एनारोबिक बनाना पड़ता है, उसमें हवा का संचार नहीं होता है 90 डेज के लिए। ये करता क्या है, मैं उस पर कम से कम शब्दों में बोलना चाहूंगा, समय कम है अपने पास, कि यह जा करके 90 दिन के बाद जब यह बन जाता है तो मिट्टी के पीएच को बैलेंस करता है। आज मिट्टी हमारी सबसे ज्यादा खराब हो चुकी है। यदि मिट्टी ठीक होगी तभी आपके कोई भी पौधा होगा, फल होगा या वृक्ष होगा या कोई भी फसल होगा, वही काम कर सकता है। इसके साथ साथ क्या होता है, ये मिट्टी को तो ठीक करती है, यह जो हमारे खेतों में सूक्ष्म जीवाणु हैं उनका ग्लूकोज है, इसको मिलते ही वो सूक्ष्म जीवाणु बहुत तेजी से चमत्कारिक ढंग से काम करते हैं और ये आपके मिट्टी, आपके पानी को भी बैलेंस करती है। आप बायो एंजाइम्स गूगल में टेक्स्ट डाल के देखिए, बायो एंजाइम्स बेसिकली उसका जो पीएच है हाईली अल्कलाइन एसिडिक होती है, 2.5 से 3.5 के बीच पाया गया जब मैं इनको टेस्ट किया ऐसी खेती के कामों के दौरान। तो ये खेती में ही नहीं, मानव शरीर पर भी इनका इतना गहरा प्रभाव है। जैसे गुड़बेल का यदि आप जैव रसायन बनाते हैं और सिर्फ 5 ml डेली ग्रहण करते हैं
आपके शरीर पे इसका चमत्कारिक प्रभाव मिलेगा। अब हम किसान को किसान ना समझते हुए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक शाला जो योगाहार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। मैं काफी दिनों से योगाहार से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अब महसूस कर रहा हूँ कि जो हमने बोया है अब उसको काटने का समय आया है। हम लोग सामूहिक रूप से जितने भी किसान भाई जुड़े हैं सभी अपने घरों में बायो एंजाइम अवश्य बनाएं। अब बायो एंजाइम का दूसरा प्रयोग बताता हूं। हम लोग फ्लोर क्लीनिंग करने के लिए कुछ न कुछ लिक्विड खरीदते हैं, सर्फ लेते हैं। आप बायो एंजाइम से अपने घर में पोछा लगाएं, उसका प्रभाव देखिए। इवन आप बायो एंजाइम से नहा सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। और अब तो इसका इंडस्ट्रियल रूप में लोग प्रयोग कर रहे हैं, खास करके जहां पर बहुत ज्यादा सर्फ या डिटर्जेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती थी वहां पर नीम का बायो एंजाइम या खट्टा जैव रसायन से जो कपड़े धुल रहे हैं वो बहुत सारा पैसा बचा रहे हैं। और जो सर्फ के द्वारा निकला हुआ वेस्ट मिट्टी में जाता था तो हमारी जमीन को एसिडिक करता था, खराब करता था, उसका प्रभाव भी अब एक पॉजिटिव रूप में खेतों में या जहां की भी इंडस्ट्री है, नॉर्मल सिटियों में इंडस्ट्रीज है, वो सब नालों से बहता हुआ नदियों में जाती है पानी। तो जैव रसायन का प्रयोग इतना बृहत है कि कभी आराम से हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। आज समय कम होने के कारण मैं यहीं पर अपनी वाणी का विराम देता हूं। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय सिन्हा सर, बहुत सुंदर आपका मार्गदर्शन। और मैं आगे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, इटारसी नर्मदापुरम जी, स्वागत। सदन को सादर प्रणाम। और आज पवन सर और श्यामलाल सर ने जो सूक्ष्म जीवों का पत्र पढ़ा तो मेरे मन में एक विचार आया। मुझे लगता है कि ये सूक्ष्म जीव जो है इसका ज्ञान हम लोगों को जितना है उससे बहुत ज्यादा ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को था। और जिस सनातन संस्कृति में जो 33 करोड़ देवी देवताओं की बात आती है, मैं समझता हूँ वो सूक्ष्म जीव ही हैं, जो कि ब्रह्मांड में एक अकेला जीवित ग्रह है पृथ्वी, जो अभी तक ऐसा माना गया है। उसमें 33 करोड़ देवी देवता हमारी हिंदू संस्कृति में ही आते हैं। तो ये सूक्ष्म जीवी हैं जिनके कि हम बहुत प्रथम सीढ़ी तक ही पहुंच पाए हैं, चाहे वो ट्राइकोडर्मा वाली बात हो, कोनोजल वाली बात हो, या अभी सर ने जो बायो एंजाइम वाली बात बताई है, ये सब सूक्ष्म जीवी हैं। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि हमें अपने पुराने जो धर्म, वेद, पुराण वगैरह में इसको ढूंढना चाहिए और बाकी के जितने भी जीव हैं उनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि अभी हम जिस तरह अंतरिक्ष में हम अभी चंद्रमा तक ही पहुंचे हैं और पूरा अंतरिक्ष बाकी, उसी तरह सूक्ष्म जीव के मामले में भी हम प्राथमिक सीढ़ी पर ही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यदि बाकी हमारे ग्रंथों में, उपनिषद और वेद में आएंगे तो हमें और अनंत विज्ञान में के सूत्र मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जी जी आदरणीय, धन्यवाद। और अब मैं आगे आदरणीय यमेल गौर जी। जी आदरणीय भाई साहब, स्वागत है आपका अपने विचार के साथ। जी आदरणीय यमेल गौर जी, आवाज आ रही है? जी मैं आदरणीय प्रणीता साकरे, प्रणीता ताई आपका स्वागत है। हेलो, मेरे आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी जी आ रही है, बोलिए। आ रही है? हेलो जी, ओम जी जी आ रही है गौर साहब, आ रही है आवाज। जी। सदन को प्रणाम। आज की योग क्लास आपके द्वारा बड़े अच्छे ढंग से ली गई और
सदन में जो आज चर्चा चल रही सूक्ष्म जीव की, उसमें जो आज सूक्ष्म जीव संगठन अखिल ब्रह्मांड की तरफ से जो हमें पत्र मिला है और जिसका जो विषय है कि सूक्ष्म जीवों को नैसर्गिक अधिकार हेतु समुदाय मानव समुदाय के नाम जो पत्र है, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि किसी भी अभियान को अगर छेड़ा जाए या किसी अभियान को चलाया जाए तो एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें जो हमारे द्वारा, हमारे योगाहार के द्वारा, हमारे सदस्यों के द्वारा प्रयासों से, डॉक्टर संतोष जी के द्वारा जो लैब अगर हमारे द्वारा जो स्थापित की जा रही हैं, ये भी एक छोटा सा कदम जो है बहुत बड़ा रूप ले सकता है। और उसके लिए हमें ये प्रयास करना चाहिए, मेरा एक सुझाव है कि हम जन जन तक, किसानों के पास जन जन तक जाके ऐसी हजारों लैब खुल जाएं अगर पूरे क्षेत्र में, तो शायद हम सूक्ष्म जीवों को कुछ हद तक मतलब संरक्षित कर सकते हैं, उनको भोज्य दे सकते हैं जिससे वो इसमें रहें। तो मेरा यही सुझाव है कि हम सभी किसान भाई मिलके और इन लैबों को अधिक से अधिक बढ़ाएंगे तो ये हमारा एक सहयोग होगा। जो जी धन्यवाद, अतिशय सुंदर महत्वपूर्ण आपने अपने मुद्दे रखे। और आदरणीय, मैं आगे प्रणीता ताई से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया अपनी बात रखिए या अपने प्रतिक्रिया बताएं। जी जी दीदी, योगाहार परिवार को सादर नमन और माँ जगत जननी के इस नवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। माता रानी की कृपा हम सभी पे और पूरे भारतवर्ष पे बनी रहे। इन 9 दिनों का बहुत महत्व है, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं, प्रदीप जी ने कहा कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो बहुत अनुभवी थे और उन्हें इन सूक्ष्म जीव और समस्त प्रकृति और प्रकृति के बारे में बहुत अनुभव था और हम उसी ओर काम कर रहे हैं। योगाहार परिवार बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम सभी मिलकर के निश्चित रूप से धरती माता को इन सूक्ष्म जीवों से बचाने का प्रयास करेंगे। सूक्ष्म जीवों को बचाएंगे और प्रकृति धरती माता को समृद्ध बनाएंगे और शक्ति की उपासना करें। माता रानी हम सभी को शक्ति प्रदान करें, जिससे हम अधिक ऊर्जावान और बलवान होकर के धरती माता के लिए और समस्त विश्व के लिए अच्छा कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम। धन्यवाद रंजना दीदी। जी धन्यवाद आदरणीय प्रणीता ताई, अतिशय सुंदर। और आपने अपने अनुभव बताए, आपने प्रतिक्रिया दी। अब मैं क्या करना है, तो मैं आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब का फिर से हैंड राइज है। जी ओम। वो तो वैसे हो गया था, आपका आगे बढ़ा। जी ओम। जी 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 धन्यवाद जी। मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक जी। धन्यवाद रंजना जी। बहुत अच्छी पहल पवन सर के माध्यम से योगाहार परिवार के द्वारा की गई है कि जिनका कोई वाली नहीं और जिनकी आवाज दुनिया के सामने रखने का संकल्प और प्रपोजल जो पवन कुमार जी ने रखा है और हमारे दिनेश जी के साथ सभी योगाहारी सदस्यों ने उसके संदर्भ में चर्चा हो रही है। बहुत अच्छी पहल है। निश्चित रूप से कि सूक्ष्म जीवों की संख्या जो है वो पर्याप्त मात्रा में रहनी ही चाहिए, चाहे जमीन में हो, हवा में हो या जमीन के अंदर हो, जहां जहां पर भी हो, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में ऑप्टिमम बोलते हैं। बहुत ज्यादा भी बढ़ गई तो भी नुकसान है और बहुत कम भी हो गई तो भी नुकसान है। तो एक उसकी जो मात्रा है, जो ऑप्टिमम लेवल होती है, उस लेवल पे रहनी ही चाहिए। इस तरफ ध्यान आकर्षित करने का जो प्रस्ताव इस पत्र के माध्यम से रखा गया है, सराहनीय है। और यह एक गाइडलाइन है, यह एक
यानी पूरे के पूरे अंतिम शब्द या पूरी की पूरी चीज इसमें आई है, ऐसा दावा न पवन कुमार जी करते हैं, ना हम योगाहार परिवार करते हैं। इसमें चीजें जुड़ती जाएंगी और जुड़ते जाकर नए नए जो प्रयास होंगे, नए नए आयाम होंगे, वो नए नए प्रयास और आयाम इसमें जुड़ते रहेंगे और उसके माध्यम से जहां जहां संभव हो, जिसको हम माइक्रो क्लाइमेट से लेकर बहुत सूक्ष्म लेवल पे होता है, तो माइक्रो क्लाइमेट से लेकर मेगा क्लाइमेट जिसको बोलते हैं हम, वो माइक्रो क्लाइमेट से लेकर मेगा क्लाइमेट तक सूक्ष्म जीवों का ऑप्टिमम लेवल मेंटेन होना ही चाहिए। ऐसा बंधक जब बनेगा, ऐसा नियम जब बनेगा, जैसा कि कोई इंडस्ट्रियल योजना आती है तो जंगल की जो वन और पर्यावरण मंत्रालय होता है वहां से परमिशन लेनी पड़ती है, तो वैसा ही कुछ कानून अगर बन जाए आगे पीछे और उस तरह से जनजागृति हो गया है कि भाई आप जो भी नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं, इंडस्ट्री का ले रहे हैं या दूसरा भी कुछ सेवा का ले रहे हैं, तो उसमें वहां पे पर्याप्त मात्रा में जो माइक्रोबियल फ्लोरा है, वो माइक्रोबियल फ्लोरा डिस्टर्ब नहीं होगा, इसका ध्यान रखा जाए। इसके लिए क्या क्या आप उपाय करने वाले हो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको भी बताया जाए। जैसा जंगल अगर तोड़ा गया है तो नए वृक्षारोपण की एक कंडीशन सरकार ने डाली है, वैसे ही अगर कुछ हम नई इंडस्ट्री लगाते हैं तो वहां का माइक्रोफ्लोरा, अगर चाहे एग्रीकल्चर भी एक इंडस्ट्री के जैसा ही है, तो वहां पे माइक्रोफ्लोरा अगर खराब हो रहा है तो पर्याप्त मात्रा में माइक्रोफ्लोरा मेंटेन करने का क्या आपने पर्याय दिया है, क्या रचना की है। इस तरह के बंधक अगर बनाए गए तो निश्चित रूप से माइक्रोफ्लोरा बचाने में एक अच्छी पहल होगी और उस तरह से जन जागृति भी आएंगी। यही बात मैं रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी जी आदरणीय, धन्यवाद। और अतिशय सुंदर महत्वपूर्ण आपने अपनी बात रखी। और मैं आगे आदरणीय प्रणाली ताई मराठे जी, आपके कुछ कमेंट। जी आदरणीय प्रणाली। ओम सदन को सादर वंदन प्रणाम। नवरात्रि के सभी को शुभकामनाएं। और इस नवरात्रि के पर्व से ही अच्छा कोई हो ऐसी कामनाएं। तो आज का जो विषय है आदरणीय पवन सर जी ने रखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सबको अलग धारा से ले जाने वाला है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि असली जरूरत और काम बच्चों के ऊपर हो जाए। स्कूल के बच्चे, माध्यमिक स्कूल के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे, उनको इस जीवाणु पर जागरूक किया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और स्कूल कॉलेजों में भी ये छोटी छोटी प्रयोगशालाएं जो हमें आदरणीय चौहान सर मार्गदर्शन कर रहे हैं वो हो जाए तो कितना सुंदर काम हो जाएगा, ऐसा विचार मेरे मन में आया। ओम प्रणाम। जी जी आदरणीय प्रणीता ताई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। और मैं आगे आदरणीय मिथिलेश सिंह जी का हैंड राइज है। जी जी स्वागत है आपका आदरणीय बहन। ओम सदन को नमन वंदन। सभी को नवरात्रियों के पर्व की शुभकामनाएं। और 2 दिन से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो हमारी एक बहन योग में आती थी वो अचानक ही कोमा में चली गई और मैं 2 दिन से क्लास में भी नहीं जुड़ पाई थी। इसी वजह से अंदर से बहुत द्रवित भी हूँ, दुखी भी हूँ। और दूसरा ये उसके साथ साथ हम अपने कार्य में तो लगे हुए ही हैं। और 2 अक्टूबर को मुझे सम्मानित भी किया गया। हमारी जो यहाँ की चेयरमैन है मीनाक्षी स्वरूप जी और हमारे ईओ ऑफिसर हैं, जो मैं अपने वार्ड के लिए, आदर्श वार्ड के लिए काम कर रही थी, उसमें मेरे स्वच्छ घर का चयन किया गया और नगर पालिका के द्वारा उसका प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। तो आज मैं बहुत दुखी भी हूँ और बस यही कि जो काम कर रहे हैं तो वो अब हो रहा है, इसकी थोड़ी खुशी भी है। लेकिन एक बिल्कुल वो बहन मेरे दाएं हाथ के बराबर थी, 70 साल उनकी उम्र थी, लेकिन ऊर्जा और उनके अंदर के जो संकल्प थे वो इतने पवित्र थे। तो उस बात का मुझे बेहद खेद भी हो रहा है कि वो बहन मेरे साथ जो जुटी रहती थी यही क्षेत्र में कार्यों में, उसका मुझे दुख भी है बहुत ही ज़्यादा। और
दूसरी बात ये कि स्वच्छता की ओर जो हम चल रहे हैं उसमें मुझे रास्ते मिल रहे हैं। और जो सबसे बड़ी हमारी यहाँ क्षेत्रीय समस्या थी कि जो नालों से गोबर बह रहा था, उसके लिए मैं बहुत हैरान, परेशान, विचलित, मन में अंदर चिंतित, तो वो रास्ता भी निकल गया है। नगर पालिका के द्वारा मुझे प्लॉट भी आवंटित कर दिए गए हैं कि आप यहाँ पर इसका कुछ करिए, और सभी का आशीर्वाद चाहूंगी कि मैं इस कार्य को कर सकूं और इसमें मुझे सफलता मिल सके। क्योंकि जो योगाहार परिवार हमारा डेली प्रोग्राम चलता है, कभी कभी जैसे थकान होने लगती है किसी कार्य को करने के लिए, रास्ते में समस्याएं भी बहुत आती हैं, तो यहाँ से हर दिन एक नई ऊर्जा मिलती है सभी के विचार सुन करके। जी, इसी के साथ धन्यवाद, सभी को मेरा प्रणाम। जी धन्यवाद। अतिशय ऊर्जावान हमारी मिथिलेश बहन जी, आपने आज आपकी कोई सहेली है और वो उनको कुछ प्रॉब्लम है तो आपने बताया, तो माता रानी नवदुर्गा उनको स्वस्थ रखे और यही दुआ हम करते हैं। और मैं आगे आदरणीय हमारे सदन में हरिराज सिंह जी, आपका हैंड रेज है, कृपया अपने परिचय के साथ आप सादर आमंत्रित है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम हरिराज सिंह और मैं देहरादून में निवास करता हूं, उत्तराखंड में। एक तो पहले क्षमा चाहूंगा, थोड़ा विलंब से जुड़ा इस पूरे सत्र में, तो इसकी रिकॉर्डिंग होगी। स्वागत है हरिराज जी, आपका स्वागत। थैंक यू सर। तो मैं बहुत सूक्ष्म रूप से, तो क्योंकि बात ही सूक्ष्म हो रही है तो वचन भी सूक्ष्म होने चाहिए। कुछ चीजों को इंगित करना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, सूक्ष्म जीव क्या कर सकते हैं, 2 साल कोरोना काल ने हमें बता दिया और बहुत अच्छे से समझा दिया, पर शायद तब भी नहीं समझे हम। वो सूक्ष्म जीव ही तो था जिसने सब कुछ करा, पहली बात। दूसरी बात, अभी हाल ही में हमारे जो हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, गर्मी जो सभी देख रहे हैं, वैश्विक गर्मी बढ़ रही है, तो क्लाइमेट चेंज जो भी कहते रहो उसको, तो उसमें करीब 1700 नए वायरस आइडेंटिफाई हुए हैं। मतलब 1700 नए तरह के वायरसेस हमने उसमें पहचान करी, और वो शायद और भी हो सकती है। तो अब उसमें मुद्दा ये उठता है कि जब ये वायरसेस हमारे जल के साथ और हमारे जीवन के साथ जुड़ेंगे आके, ऑब्वियसली वो पानी नीचे भूजल में जाएगा या खेतों में आएगा, तो वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के साथ सकारात्मक या नकारात्मक क्या प्रभाव लाएगा, किसी को नहीं पता। तो ये इस तरह का उनका का बल होता है इन सूक्ष्म जीवियों में कि वो कुछ भी, कहीं पर भी पूरी सभ्यता की दिशा को मोड़ सकते हैं, क्या उसको आगे जाने की अनुमति दे सकते हैं या उसको रोक सकते हैं कि अब आप आगे नहीं जा सकते। तीसरी बात, एक डॉक्टर जौहरी हुए हैं, हमारे गुरुजी रहे हैं, 2017 की बात है, एक उनके उद्बोधन को सुना था मैंने एक कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बताई थी कि हमारे मुंह से लेके और हमारे मलमूत्र त्याग करने की जगह तक पूरे में कम से कम 5000 से ज्यादा सूक्ष्म जीवी आज तक जो है पहचाने जा चुके हैं। तो देखिए कितनी बड़ी शक्ति है उनमें, और कैसे वो हमारे पूरे जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसमें एक चीज और साझा करना चाहूंगा कि वो सूक्ष्म जीवी हमारे हर शरीर के अपने हिसाब से अपने रेशो प्रोपोर्शन में होते हैं और अपनी ही उनकी एक स्थिति होती है। तो अमूमन वो जो बाहर से कोई भी हम सूक्ष्म जीवी पदार्थ लेते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा ना, बहुत सारे आपको स्पोर्स वगैरह खाने को दे देते हैं जब आप बीमार पड़ते हैं या एंटीबायोटिक खाते हैं, तो संभवतः वो सिर्फ आप खा रहे होते हैं, उनका ज्यादा कोई प्रभाव नहीं होता आपके शरीर पे, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट काम करके और उनको नलीफाई कर देते हैं, उनको रोक देते हैं अपना कार्य करने से। अब यही सिद्धांत अब हम आ जाएं, क्योंकि थोड़ा सा अब मैं इसको मिट्टी पे लाता हूँ। मिट्टी पे जब पहुंचेंगे तो हम ये पाएंगे कि एक जो उपभोक्तावादी संस्कृति है या व्यापार की जो संस्कृति है, उसने अब हमारे
इस वाले पहलू को भी पकड़ लिया कि भाई अब ये किसान हमसे यूरिया और ये तो नहीं खरीदेगा, तो अब हम क्या बेच सकते हैं इसको। केमिकल फर्टिलाइजर उसने रासायनिक चीजें खरीदनी बंद कर रही हैं या कम कर दी हैं, तो उन्होंने एक ये नया आयाम ढूंढ लिया है चीजों को बैग में भर भर के, और उनमें क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, किस तापमान में रखे गए, किस आर्द्रता में रखे गए, किस नमी में रखे गए, किसी को कोई कुछ नहीं पता। तो घूम फिर के बात वही हो गई कि वापस वही जो औद्योगिक संस्कृति है वो इस पहलू में भी घुस के अपना मुनाफा देख रहा है। तो इससे हमें बचना पड़ेगा। और जैसे कि बहुत सारे वक्ताओं ने बोला कि हमें इसको अपने खेत के स्तर पे करना पड़ेगा। अब खेत के स्तर पे बहुत ही साधारण सी बात है कि नमी महत्वपूर्ण है, कार्बनिक पदार्थ महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ तापमान महत्वपूर्ण है। तो जहां पर नमी रहेगी, पानी रहेगा, आर्द्रता रहेगी, उपयुक्त तापमान रहेंगे, और उपयुक्त तापमान के पीछे नमी और कार्बनिक पदार्थ का बहुत बड़ा हाथ है ना, वनस्पतिक आवरण का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सारी चीजें मिलके रहेंगी, तो वो जो वहां के जो सूक्ष्म जीवी उस खेत के हैं, उस गांव के हैं, उस प्राकृतिक समूह वाली जगह के हैं, वो अपने आप अपने ख्याल रखना जानते हैं, वो अपने आप मल्टीप्लाई करेंगे, उनका संवर्धन होगा वहां पे, और वो अपने आप ही आपके खेती के सहायक बनेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम बाहर से लाई हुई चीजों को कम से कम प्रयोग में लाएं, और वहीं पर अपने खेत का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो वो अपने आप ही इतने ऊर्जावान है कि वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। ये चीज इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है कि हम अक्सर देखते हैं कि हर चीज को बाहर से लाके थोपा जाता है। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा अपने आप को चिंतन करना पड़ेगा। और जहां तक तापमान की बात है, सभी जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब तापमान 12, 13 या 14 डिग्री से नीचे की तरफ जाता है तो सूक्ष्म जीवी सुषुप्तावस्था की तरफ चले जाते हैं, और जब वो 45 डिग्री से ऊपर की तरफ जाता है तो भी वो सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, मतलब वो फिर निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये तापमान का जो पूरा हिसाब किताब है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आपने देखा होगा कि अक्सर जाड़े में जब ज्यादा ठंड होती है तो हम पानी लगाते हैं खेतों में, तो वो पानी भी क्या करता है कि उस तापमान को बढ़ाता है, उस ठंड को, उस आर्द्रता के बीच में उस ठंड को जो है उसको कम करने में मदद करता है, उस तापमान को उसको बढ़ाएगा थोड़ा सा। ऐसे ही जब गर्मी में हम लगाते हैं जल, पानी लगाएंगे खेतों में, तो वो उसको उस पानी, वो जो तापमान है उसको, और ये सब क्या है, ये सारी क्रिया हमारी ऊपर की उपजाऊ वाली मिट्टी है। एक चीज मैं भूल गया कि उसमें हवा का संचार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये संभव बात ये है कि इसमें हवा का संचार कैसे बढ़ेगा भाई, या तो हल लगाने से बढ़ेगा, या दूसरा जितना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा मिट्टी उतनी भुरभुरी होगी और उसमें हवा का उतना ही अच्छा संचार होगा। तो मूल में बात मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हम खेत में ही वो परिस्थितियां पैदा करें जिससे वहीं के, जैसे हम कहते हैं ना कि जो जीवन जहां पे पनप रहा है उसको वहीं पर पनपने दें। ये इंसानों पे भी लागू होता है, ये शेर पे भी लागू होता है, ये हाथियों पे भी लागू होता है, ये हर जीव पे लागू होता है। तो ये इसी तरह वो जो उनकी नस्ल वहां रह रही है सूक्ष्म जीवों की, उनको ही मदद करें और उनको ही पनपने दें, जिससे कि वो ही आपके सहायक और मददगार बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद हरिराज, बहुत सुंदर। हरिराज जी हमारे योगाहार कार्यक्रम में भी पहले भी आ चुके हैं और आपने वक्तव्य पहले भी दिए हैं, उद्बोधन पहले भी किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का हमारा सत्र भी अब समापन की तरफ बढ़ रहा है, 8 बज गए हैं। तो मैं अब आगे अपनी बात कहने से के लिए दिनेश सेमवाल जी अगर अपनी बात कहना चाहते हैं तो वो भी अपनी बात कहें, और उसके बाद फिर हम इस सत्र को समापन करेंगे। और आज जो हमने चर्चा की है इसको गहनता से समझते हुए आने वाले दिनों पर हम क्या करने वाले हैं इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। तो दिनेश जी अपनी आप बात करिए, उसके बाद फिर समापन की तरफ बढ़ते हैं। जी आदरणीय, धन्यवाद। असल में जो भी चर्चाएं इस मंच पर आज के विषय पर हुई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं, और
ये भी चर्चा से सिद्ध हुआ है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए और जिस दिशा में पत्र के माध्यम से भी हमें बढ़ने का संकेत दिया गया है। यहाँ पे एक बात ही मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो यजुर्वेद में कहा गया है और कब ये लिखा गया होगा, इतने समय अंतराल के बाद आज हम उसे पुनः पढ़ना चाहेंगे कि अदृश्यम गर्भम अनश्य गुह्यम, यानी जो अदृश्य है, जो अन्न के गर्भ में छिपा हुआ है, वह गुप्त और सूक्ष्म है। तो जो अदृश्य दुनिया की हम बात कर रहे हैं, वो उससे भी अदृश्य है जितनी हम बात कर रहे हैं। हाँ, आप सभी के माध्यम से कुछ बातें आई हैं जिसमें कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ सूक्ष्म जीवों का जो नियोजन करने की बात आई है और लेकिन मुझे लगता है कि हम सूक्ष्म जीवों का ऑप्टिमम लेवल तक नियोजन करें, उससे पहले वो हमारा ऑप्टिमम लेवल तक नियोजन कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने चेतावनी भी समय पे दी है, कोविड की बात भी कही गई है। ये बात, दूसरी बात सामने आई है कि जो सूक्ष्मजीवी हमारी जो आहार सिस्टम है, वास्तव में मैं भी सुन रहा था और पढ़ रहा था कि जितनी जो सूक्ष्मजीव चुटकी भर हमारी मिट्टी में मिलते हैं, उतने हमारे आहार सिस्टम में उससे ज़्यादा मिलते हैं। और ये बड़ी बात कही गई है आदरणीय डॉक्टर हरिराज सर द्वारा कि जो तापमान का एडप्शन सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो रहा है या होता है या जो आंका गया है, वो निम्नतम तापमान यानी कम से कम तापमान और ज़्यादा से ज़्यादा तापमान में सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। ये बात तो हम मानवों में कदापि नहीं है ये गुण, और ये एडप्शन अगर हम देखें तो हमें तो सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, तभी हम एडप्ट कर पाएंगे इस बदलती हुई परिस्थिति को, जलवायु को। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वापस आता हूँ आदरणीय रंजना दीदी के पास कि आज की कार्य को, आज के सत्र को संपन्न करें। जी आदरणीय दिनेश भैया, बहुत सुंदर। मैं और आगे आदरणीय श्री पवन कुमार सर, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, वरना हम समापन कर देंगे। जी धन्यवाद सभी को। सभी ने आज हमारी बात को धैर्यपूर्वक सुना और इसमें आगे हम चर्चा करेंगे। आज का समय पर्याप्त हो गया है, तो कृपया समापन की तरफ बढ़िए। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। और मैं आगे आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ कि आज अपनी बात रखकर कार्यक्रम को आप विराम देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद आदरणीय बहन जी। और आज हमारी बहन जी ने जो योग कराया और आज जो जिस सूक्ष्म जीव पर चर्चा हो रही है, आज तक किसी ने इस पर विचार नहीं किया। हमेशा ऊपर का हमने बाहरी वातावरण पर ध्यान दिया। जो आदरणीय पवन कुमार जी और आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण किया गया, जीव ही जो है जमीन की जान है, जीव जमीन की जान है, जिस पर हमने आज निश्चित चिंतन किया। और युगाहार कार्यक्रम एक पहला कार्यक्रम होगा एक कि जो हमने जीव पर, सूक्ष्म जीवों पर आज हमने विचार किया, चिंतन किया, उनकी ताकत को जाना, उनके संरक्षण की बात की। सदन को बहुत बहुत प्रणाम। और आज जो उपस्थित हमारे योगाचार्य या आज के चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता और उपस्थित सदन में महानुभाव, उनको मैं नमन और प्रणाम करता हूं, उनका आभार ज्ञापित करता हूं कि हम सूक्ष्म जीवी के बारे में हमने जो चर्चा की है, या हम विशेष प्राकृतिक जैविक खेती के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम राष्ट्र सनातन धर्म की, राष्ट्र रक्षा की, गाय पालन की, हम विभिन्न मुद्दों पर जो चर्चा करते हैं, प्रतिदिन हमारा यह चौथा साल होने को हो रहा है। और इस कार्यक्रम में लगातार जो सहभागी बन रहे हैं, सहयोगी बन रहे हैं, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो सहयोगी बनते हैं, उनके पुरुषार्थ को मैं पुनः नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आज की योगाहार कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह मिलते हैं 5:30 बजे साथियों के साथ, नए योग शिक्षक और चीफ वक्ता और नए विषय के साथ। सादर प्रणाम। ओम जी आदरणीय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी निरंतर फील्ड में रहते हैं और आप भी गौ माता की चिंता करते हैं, जैविक खेती की चिंता करते हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं जैविक खेती के लिए। आपका भी बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। और सभी को, सभी भाई बहनों का धन्यवाद, आभार। कल फिर से मिलते हैं जी। ओम।